जय हिंद वैभव, और ग्रुप कैप्टन साहब को भी जय हिंद मेरी तरफ से। देखिए, ये लड़ाई जो है, अब हम सोच रहे थे कि अभी नेतन्याहू वॉशिंगटन, उधर न्यूयॉर्क जाता है, बात होती है, और अमेरिका का विजिट है, और कोई ना कोई रणनीति बनेगी, और वो कोई एक सोची समझी एक एक एनालिसिस था। बिकॉज जब भी ये लोग मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, तो एक लड़ाई में हम एक एस्केलेशन देखते हैं। आपने पहले भी देखा कि जब भी नेतन्याहू और ट्रम्प मिले हैं, एक एस्केलेशन उभर के आया, और यहां पर भी वही चीज हमको दिखाई दी। दूसरा है कि अब आपने बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे आपने पेश किए हैं, तो एक एक करके ये इनको एनालाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। सबसे पहले कि ये लड़ाई कहाँ जा रही है। क्या अमेरिका के पास अभी फंडिंग है, पैसा है इस लड़ाई को और आगे खींचने के लिए? जैसे कि आपने बताया कि 18.2 बिलियन डॉलर्स का एक पेशकश करी है उसको कांग्रेस से। और डिफरेंस इस बार ये रहा है कि जब ये फेज 2 की लड़ाई शुरू हुई, तो ट्रंप ने कांग्रेस को इन्फॉर्म किया था, जो उसने पहले नहीं किया था। तो एटलीस्ट वो एक सीख लेके आया है कि इस बार इस कांग्रेस को भी पिक्चर में उसने रखा। दूसरा है कि ये लड़ाई अभी तक ट्रंप अपने रेवेन्यू बजट के साथ लड़ रहा था। रेवेन्यू बजट का मतलब है कि जब आपका साल में एक बार बजट आपका बनता है, तो आप फौजों को एक कैपिटल बजट देते हैं, एक रेवेन्यू देते हैं, और टोटल उसको डिफेंस बजट हम बोलते हैं। तो रेवेन्यू बजट वो होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एमुनिशन के ऊपर खर्चा, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा, सबमरीन्स हैं आपके पास वॉरशिप्स हैं, आपके हवाई जहाज हैं, आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो वो भी एक मेंटेनेंस मांगते हैं। बिकॉज अमेरिका के 800 बेसिस हैं। ये 800 बेसिस को अमेरिकन फोर्सेस कैसे मेंटेन करेंगी? उनके पास रेवेन्यू बजट है। कैपिटल बजट इस्तेमाल होता है जब आप कहीं पे अपनी नई और हथियार लेते हैं, एक आपका एक्विजिशन आप उसको करते हैं, उसमें आपका कैपिटल आपका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की लड़ाई में जो भी आपका खर्चा हो रहा है, वो आपका एमुनिशन के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर हो रहा है। दूसरा, एक और इसके साथ एक कड़ी जोड़ने की जरूरत है, जो लॉकहीड मार्टिन को एक अभी ऑर्डर इसको मिला है 58.6 बिलियन डॉलर्स का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। अब मैं एक रिपोर्ट आज मॉर्निंग में पढ़ रहा था। अब अमेरिका के पास इस लड़ाई से पहले तकरीबन 3,000 या 3,500 पेट्रियट मिसाइल के प्रोजेक्टाइल्स थे, और इस लड़ाई के बाद आज की डेट में वो 867 पे पहुंच गए। ये आई थिंक पेंटागन की रिपोर्ट है, जो उसका 1,000 से कम चले गए। तो अभी लॉकहीड मार्टिन को 2,000 प्रोजेक्टाइल्स का आपका पैट्रियट का ऑर्डर मिला है। और अब भी इसको टाइम लगेगा, बिकॉज ये कोई उसके पास अलादीन का चिराग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में डालेगा, पैसे उसको मिलेंगे, तो वो अब उसका प्रोडक्शन करेगा, उसमें कुछ महीने लग जाएंगे उसको। तो ये इसको इमीडिएटली अमेरिका को मिलने वाला नहीं है। तो आज अमेरिका की क्रिटिकल स्टेज क्या है? मेरे हिसाब से, अगर मैं एक लॉजिस्टिशियन की तरह बात करूं, जो मैं हूं, तो इस अमेरिका के पास मुश्किल से 1 महीना, 45 डेज का टाइम है इस लड़ाई को क्लोज करने के लिए। और इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि वो एक एक इंटेंसिटी अपनी लड़ाई में ला रहा है। बिकॉज एक चीज और भी आपको नोट करनी पड़ेगी कि उसके डोमेस्टिक फ्रंट में भी काफी उसका ऑपोजिशन है लोगों का इस लड़ाई को जारी रखने के लिए। और प्राइमरीज भी आ रहे हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ट्रंप को वहां पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। और जितना लड़ाई खींचेगा, उतना उसको इलेक्शंस के प्रोस्पेक्ट्स उसके और कम होते जाएंगे। और एक
एक अमेरिकन तो यहां तक एक्चुअली कह रहे थे कि अगर वो इलेक्शन हारता है तो उसको इम्पीचमेंट की तरफ भी अपना इसको ले जाने की कोशिश होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डोनाल्ड ट्रंप के पास है, पर वो आप जो स्टेटमेंट्स निकालता है वो जो इस प्रकार की नहीं आपको मिलती है। वो इस बात करता है ईरान को खत्म कर देंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे। तो ये हो गया अमेरिका का पक्ष। और जो मैं सोचता हूँ रणनीति अमेरिका आगे लेके जाएगा, बिकॉज ये इसको मैक्सिमम 30 डेज में इसको खत्म करना चाहता है। और फिर वो जब यहां से एग्जिट करेगा, एक हाई मॉरल ग्राउंड पे करेगा, एक अपने इसको लोगों को बताने के लिए कहेगा कि इसको मैंने ईरान को तहस नहस कर दिया। अब एक ईरान पर्सपेक्टिव अगर मैं यहां पे रखूँ, जल्दी ये अपनी आर्गुमेंट को खत्म करूंगा। ये जो ईरान पर्सपेक्टिव है, ये लोगों को बता रहा है, जैसे कि आपने एक मार्च का जिक्र किया, जी 153 डेज। एक वेस्टर्न नैरेटिव ये चल रहा है, और मैं काफी ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन के साथ प्रोग्राम्स में रहा हूं, इंटरनेशनल चैनल्स पे। तो वो बार बार ये बोलते हैं कि ईरान में बगावत हो रही है, ईरान के लोग आईआरजीसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। आने वाला वक्त आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, कि जो ईरान में भी इस टाइप की डिस्टर्बेंसेस होंगी। तो वो एक वेस्टर्न नैरेटिव को ब्लंट करने के लिए ये माचिस है, लोगों को बताने के लिए है कि जो पूरा अवाम है ईरान का वो हमारे साथ है, आईआरजीसी के साथ है, और इसको ईरान के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो ये इसको अल्टीमेटली ये एक एट्रिशन वॉर है, और एट्रिशन वॉर में हर एक देश अपनी जीत अनाउंस है। जैसे कि आपने सिंदूर में देखा, पाकिस्तान ने अपनी जीत अनाउंस की, इंडिया ने अपनी जीत अनाउंस की। अब ये लोगों के ऊपर भरोसा करना कि कौन जीता। अब सिमिलरली हम यहां पे देख रहे हैं, ईरान ने अपनी जीत अनाउंस की और अमेरिका ने अपनी जीत अनाउंस की। अब व्यूअर्स के ऊपर है, जिस तरीके से नैरेटिव आपका बनेगा, जिस तरीके से आप उसको फैलाओगे, जिस तरीके से आप उसको एक लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करोगे, लोग डिसाइड करेंगे कौन जीता और हारा। और जहां तक मेरा ख्याल है, जो ये आज लोगों की परसेप्शन है, और उसमें अमेरिका की जीत नहीं नजर आ रही। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, जैसे कि अभी कोचर सर बता रहे थे कि अमेरिका के पास मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर जो हैं वो कम हो रहे हैं। कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे कि ये जो कमी आई है उसकी भरपाई करने में, स्टॉक को फिर से मौजूदा स्थिति में लाने के लिए जैसे पहले था, लगभग 3 साल लग सकते हैं अमेरिका को। क्या आपको भी लगता है कि यह सबसे बड़ी कमजोरी है इस वक्त अमेरिका की, कि ईरान तो लगातार मिसाइलों का हमला करेगा लेकिन उसे रोक पाने की जो शक्ति है अमेरिका की वो कम हो गई है अब? हाँ वैभव जी, जनरल कोचर ने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, लॉजिस्टिक्स। देखिए, कोई भी जो युद्ध होता है वो जोश, जज्बा, प्रोफेशनलिज्म पर लड़ा जाता है। एक दूसरा बात, लड़ा जाता है इक्विपमेंट पर। F-35 कितने हैं, अब्राहम टैंक कितने हैं, और शिप्स कितने हैं। लेकिन हम में से जो फौज में रह चुके हैं, हमें मालूम है कि असल चीज क्या है। असल चीज है कि आप लॉजिस्टिक्स पर युद्ध जीतते हैं। आपके पास क्या जो कंज्यूमेबल्स होते हैं युद्ध के दौरान, बम गिराए, खर्च हो गए, मिसाइल फायर किए, खर्च हो गए, आपने हथगोले फेंके, आरपीजी फायर किए, खर्च हो गए। क्या आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं? तो दुनिया भर में जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं, वो युद्ध चालू होने के बाद 2 चीजें नहीं बदलती। जोश, जज्बा, प्रोफेशनलिज्म, चाहे कैप्टन साहब का हो, चाहे वारंट ऑफिसर का हो, जेसीओ साहिबान का हो, जवान का हो, वैसा ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, एक बार जब लड़ाई चालू जाती है, इक्विपमेंट प्रोफाइल, जिसके पास जितने शिप्स हैं, जिसके पास जितने टैंक हैं, जिसके पास जितने हवाई जहाज हैं, वो भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता। हाँ, कुछ नुकसान होता है तो हवाई जहाज कम पड़ जाते हैं, दुश्मन की कार्रवाई में शूट डाउन हो गए। लेकिन सबसे भयंकर रीजन जिसकी वजह से कोई भी युद्ध अपनी दिशा को बदलता है, ये हम बार बार प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अफगानिस्तान, वियतनाम,
इंडिया का युद्ध 1965, इंडिया का युद्ध 1971 और कारगिल, हम देख चुके हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से ही उसकी दिशा दशा, हम युद्ध को इस तरफ बढ़ाएं उस तरफ बढ़ाएं, दो एक्सिस पे कारगिल पे लड़ाई करें या तीन जगह हमला करें, सब इस पे निर्भर करता है कि जमीन पे जो कमांडर है, जो बोफोर्स फायर कर रहा है, अगर उसने आज 100 राउंड फायर कर दिए बोफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर ने, और उसके पास मैच 150 और बचे हुए हैं कल के लिए, तो क्या आज जो 100 राउंड फायर कर दिए गए हैं वो रिप्लेस हो गए? इस चीज को इंडियन एयरफोर्स ने 1965 में देखा, 1971 में देखा। 1965 की जंग अब पुरानी हो चुकी है, मैं बता देता हूं। 1900 नथिंग सीक्रेट आल्सो, 1965 और 1971 की जंग में हमने जो पश्चिम पाकिस्तान पर हमला किया था उसको कम किया या रोक दिया गया या सीज फायर की पेशकश की, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हर रोज सुबह 9 बजे एमओडी में जाते थे और डिफेंस मिनिस्टर के सामने एक पर्चा रखते थे कि मेरे पास इतने बॉम्ब बचे हुए हैं, मेरे पास इतने रॉकेट्स बचे हुए हैं। ऐसा ही कुछ आर्मी में भी होता होगा, मैं अवगत नहीं हूं। तो अभी अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है, ईरान भी जो युद्ध लड़ रहा है, ये हम देखते हैं ना कि 2 दिन 7 दिन 11 दिन इंटेंस युद्ध हुआ और फिर 10 दिन 20 दिन का लल। ये इसीलिए हो रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे अभी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी, मैं 2 चीजें कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नेटो के भंडारण में रूस से लड़ने के लिए जितनी पेट्रियट मिसाइल थी सबका ट्रांसफर कर दिया गया है गल्फ कंट्रीज में। तो अगर कल रूस अचानक से नेटो के किसी देश पर हमला कर देता है तो बहुत कम पेट्रियट बची हैं यूरोप के देशों को, नेटो को देशों को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए। इसी तरह से मैं एक और चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं और सही बोल रहा हूं कि यूएस का जो पैसिफिक कमांड है, प्रशांत महासागर में जिनका कमांड है, जितने पेट्रियट मिसाइल थे, चाहे वो गुआम में हो, चाहे वो बुसान में हो साउथ कोरिया के, चाहे वो जापान के ओकिनावा में हो, फिलीपींस में यूएस एयरफोर्स का एक बेस है, जितने एयर वहां पर पेट्रियट मिसाइल थे सब ट्रांसफर कर दिए गए हैं गल्फ कंट्रीज को। तो आज अगर चीन अचानक से ताइवान पर हमला बोल देता है तो अमेरिका के पास पैसिफिक फ्रंट में चीन के ऊपर, चीन के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पे दागने के लिए बहुत कम, ना के बराबर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बचे हैं। तीसरा तरीका क्या है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन लाइन जो आमतौर पर एक शिफ्ट में काम करती है 8 घंटे, आप उसको 2 शिफ्ट में चलाइए, वो ऑलरेडी हो रहा। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 2 शिफ्ट में बनाए जा रहे थे अब तक, 8 घंटे सुबह की शिफ्ट, 8 घंटे शाम की शिफ्ट। अब अमेरिका ने 3rd शिफ्ट चालू कर दी है, यानी रात के टाइम पे भी एक शिफ्ट चलेगी। आपसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो 24 घंटे प्रोडक्शन लाइन जारी रहेगी। तो लॉजिस्टिक्स अमेरिका का कमजोर नहीं पड़ा है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा फायर हो गए हैं। हम कहते हैं रेट ऑफ फायर। देखिए, युद्ध लड़ने के पहले कमांडिंग ऑफिसर, जैसे ऊपर कमांड हेडक्वार्टर, वो वॉर गेमिंग करते हैं और देखते हैं कि अच्छा 6 घंटे की लड़ाई में फलाना आर्टिलरी रेजिमेंट कितने 6 घंटे में फायर कर देगा, 600 राउंड। लड़ाई होगी इंटेंस रेट में तो फलाना टैंक रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर या टैंक ब्रिगेड का ब्रिगेड कमांडर जो है रेजिमेंट, कितने फायर कर देगी, चलो 1200 गोले फायर कर देंगे। ऐसे जो होता है, फिर इनको फायर टेबल बनाया जाता है जिसमें क्लियरली लिखा जाता है कि इंटेंस लड़ाई होगी तो इस तरह से युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि आपको रियर से, यानी पीछे से तो वो हथियार रिप्लेनिश करने के लिए मंगाना पड़ेगा ना। ये पीछे से जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं, ये आ नहीं रहे। जी वैभव जी।
बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, इस युद्ध के दौरान बार बार बात सामने आ रही थी कि चीन और रूस सहायता दे रहे हैं ईरान को। इस बीच अमेरिका का एक न्यूज चैनल है एनबीसी न्यूज, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने दावा किया है कि रूस लगातार सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है ईरान को। ईरान इससे क्या कर रहा है कि वो बहुत सटीक हमला कर पा रहा है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर। आपको क्या लगता है, अमेरिका रूस और अमेरिका के रिश्ते जब जब ट्रंप राष्ट्रपति रहे हैं थोड़ी बहुत तो सुधार की कोशिश करते रहे हैं, मुलाकात भी की थी पुतिन से उन्होंने, लेकिन रूस ऐसी मदद दे रहा है अमेरिका को, इससे परेशानी नहीं हो रही? पर्दे के पीछे क्या बात करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे ये लोग? तो देखिए, ये तो एक नैरेटिव है इसको लोगों को बताने के लिए कि बातचीत करते हैं नहीं करते हैं। और जब दो प्रेसिडेंट बात करते हैं तो वो चीज़ कोई एक सीक्रेट नहीं होती है या छिपा के बात नहीं करते, बिकॉज उसकी एक प्रेस रिलीज होती है, मीडिया पे भी जाता है। और ट्रंप ऐसा आदमी है कि अगर वो अभी शाम को 7 बजे बात करेगा तो 7:30 बजे वो अपना ट्वीट कर देगा कि जो फलाना मैंने अभी बात करी। तो इसको मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी बातचीत चल रही है। और ऊपर से देखिए, जब वो एक कांग्रेस में बिल लेके आ रहा है कि मैं इस 100% टैरिफ्स चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर लगाऊंगा, ये अगर वो रूस से ऑयल लेते या कुछ भी लेते तो चीज साफ है। द बैटल लाइन्स आर ड्रॉन। जो आपकी तलवार है वो इसको बयान से एक्चुअली बाहर आ चुकी। और इसको रशिया और अमेरिका को आज आप दोस्त नहीं मान सकते। और ट्रंप ने बहुत कोशिश करी इसको पुतिन को टेबल पे लाने के लिए, जेलेंस्की को टेबल पे लाने के लिए। दोनों तैयार नहीं। पुतिन तो फिर भी वो अपनी शर्तें उसने रख दी थी कि ये मेरी शर्तें हैं और ये मेरी रेड लाइन है, जो मैंने कैप्चर किया अभी तक जो है मेरे पास वो मैं वापस नहीं दूंगा और इसको आगे बात की जा सकती है। वो इसको जेलेंस्की को एक्सेप्टेबल ही नहीं था। सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर बात चल रही थी, तो इसको क्या इसकी सिक्योरिटी गारंटीज हो सकती हैं। पुतिन को एक्सेप्टेबल नहीं था कि इसको नेटो कंट्रीज आके यहाँ पे अपनी फौजें रखें इन यूक्रेन एज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी गारंटी। तो बात इसको वहीं पे खत्म हो गई। तो इसको मुझे इसीलिए अभी इसको लग नहीं रहा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आप इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। और इसीलिए ट्रंप ने डिसाइड किया है कि इसको लड़ाई तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा या मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, पर मैं रशिया को कमजोर करने की कोशिश करूंगा कि भाई उस जहां से उसको रेवेन्यू मिलता है, जैसे भारत ऑयल ले रहा है, चाइना ऑयल ले रहा है, इस टाइप का, ये अब मैं इन देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाऊं। तो ये एक उसकी रणनीति है और वो उसके हिसाब से चल रहा है। बट ये आपने एक और बात का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी ईरान को जो मिल रही है वो इस पॉसिबल नहीं थी पहले। हमने 12 दिन की लड़ाई में भी देखा पिछले साल के इस टाइप की मदद ईरान को नहीं मिली। पर इस लड़ाई में हम देख रहे हैं, आपने इसको एक मैं आपको जॉर्डन का भी ये कुवैत में जो अटैक हुआ है, अहमद अल जवार एयरबेस के ऊपर जो अटैक हुआ है, ड्रोन्स के साथ इन लोगों ने हमला किया है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। जो डैमेज हुआ है ना, वो अमेरिका नहीं बता रहा है आपको, बट सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है। जो उनके एयर डिफेंस के हैं, उनके सर्वेलेंस नेटवर्क्स हैं, उनके हवाई जहाज है जो वहां पे, और कुवैती एयरफोर्स को भी डैमेज हुआ इसमें। बट ये इसको वेस्टर्न मीडिया कोई आवाज नहीं निकाल रहा है इसके बारे में, बिकॉज जैसे आवाज निकालेगा तो उसका नैरेटिव बदल जाएगा, इसको ईरान की तरफ चले जाएगा वो नैरेटिव। और ईरान ने तो स्टेटमेंट निकाल दिया कि हमने उसको हमला किया और उसमें हमने डैमेज किया। तो यहाँ पे आप जो पिन पॉइंट जॉर्डन में जो अटैक हुआ, अगेन ये मैं चाहता हूं इंडियन एयरफोर्स को भी इसके ऊपर केस स्टडी करनी चाहिए। जॉर्डन का जो अटैक था, जैसे जो इसको अमेरिकन F-35 को गिराया, इसको ग्राउंड पे तबाह कर दिया, वो अगेन इट वाज अ केस ऑफ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और ये जो इनको कोऑर्डिनेट्स और ये जो सैटेलाइट से जो इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो खाली रशिया से नहीं मिल रही। प्लीज डोंट फॉरगेट के चाइना का बेडू 3 सिस्टम
जो लगा हुआ है, जो उसने पाकिस्तान को दिया था हमारे साथ युद्ध करने के लिए, वो जो किल चेन, हम उसको बात कर रहे थे कि इसको एयरक्राफ्ट के रडार ही नहीं खुले, और उससे जो आपके एयरक्राफ्ट जो है हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए एयर में। और और जो हमारा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था उनको उसको ग्राउंड से और उनके अवैक से उनको जो उनके ग्राउंड बेस्ड रडार से उनको इंफॉर्मेशन मिली, और वो इंफॉर्मेशन एयरक्राफ्ट के मिसाइल सिस्टम को फीड कर दी गई और उनका मिसाइल हमारे ऊपर आ गया। सिमिलरली इसको यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, एक सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और एक चीज और आपने देखा होगा, ईरान के पास जो चाइना ने इस बार जो इसको मिसाइल्स दी हैं, अब देखिए आपके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट जो उसका एग्जॉस्ट से जो जो उसकी हीट निकल रही है, अब इनके पास ऐसी मिसाइल्स आ गई है कि वो स्टेल्थ को तो नहीं पकड़ रही, वो ये एग्जॉस्ट से जो निकल के आ रहा है, आपकी फ्यूम्स निकल के आ रही हैं, वो उसकी जो थर्मल रेडिएशन है उसको पकड़ रही है और उसके ऊपर होमवर्क करके खत्म कर रही है। और इसलिए एक या दो आई थिंक F-35 अमेरिका के लोगों ने गिराया है। और आज एक ऑफिशियल एस्टिमेट इसको अमेरिकन बोलते हैं हमारे 11 इसको हवाई जहाज गिरे हैं, बट एक्चुअल काउंट इज ऑलमोस्ट 3 times टू दिस। तो एक और इसीलिए ईरान ये बोलता है कि भाई हम ये लड़ाई जीत रहे हैं, बिकॉज हमने आपके इतने हवाई जहाज गिरा दिए। अब देखिए ईरान की एयरफोर्स तो कोई ग्रेट नहीं है, तो वो इस एयर टू एयर बैटल तो हुआ नहीं, और उनके पास ऐसे हवाई जहाज भी नहीं जो मैच कर सकते अमेरिकन के हवाई जहाज को। बट उनके पास जो मिसाइल्स हैं और जो एयर डिफेंस का उनके पास जो महकमा है, और जो जमीन के अंदर रहता है, थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, फायर करता है और फिर से जमीन में घुस जाता है, तो अमेरिका डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं जो आप इसको बोल रहे हैं, चाइना और रशिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। दो वो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में उन लोगों ने बोला है कि हमने कोई मदद नहीं करी, बिकॉज वो नहीं चाहते कि टैरिफ लग जाए या ऐसी चीज लग जाए। तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको ना तो चाइना से मिलेगी ना तो रशिया से मिलेगी कि हमने इसको ईरान की मदद की, बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस ईरान की मदद की जा रही है। बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, जैसा कि अभी कोचर सर ने विस्तार से समझाया, क्या इसको ऐसे भी माना जाए कि रूस यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने जो कुछ किया है, यूक्रेन की लगातार मदद करके, उसका बदला रूस लेने की कोशिश कर रहा है ईरान में? ठीक है, बदला लेने की कोशिश कर रहा है। दोनों में परिप्रेक्ष्य जो है एकदम अलग। यूक्रेन में नेटो कंट्रीज और अमेरिका यूक्रेन की फौज को मदद कर रही है रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार खुलेआम दे रहा है, छुपा कुछ नहीं रहा, खुलेआम दे रहा है। अगर नेटो कंट्रीज अपने यहां से कोई वेपन सिस्टम या मिसाइल, रॉकेट, बॉम्ब, ड्रोन अगर यूक्रेन को दे रहे हो, खुलेआम दे रहे हैं, दिख जाता है। लवीव नाम का उनका एयरपोर्ट है, रेलवे मार्शलिंग यार्ड। तो लवीव एकमात्र ऐसा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है जो कि यूक्रेन में वो पश्चिमी यूक्रेन में है, वो ज्वाइन करता है आगे पोलैंड के साथ। तो वो सारे दिन उसमें 10 या 12 मिलिट्री ट्रेन चलती रहती हैं, पोलैंड से शुरू होकर, वार्सा से शुरू होकर लवीव आती हैं। लवीव से वह ट्रेन फिर पूरब में चली जाती है, दोनेत्स्क लुहांस्क की तरफ। तो अमेरिका खुलकर हथियार दे रहा है। अब रशिया इसका बदला क्या ईरान में ले रहा है? जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सप्लाई दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, रूस उस तरह के हथियार उतनी बड़ी मात्रा में और उतने जटिल और बड़े बड़े हथियार 1 मार्च के बाद ईरान को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ईरान की जो आसमान है उस पर अमेरिकन एयरफोर्स का दबदबा है। कहीं से भी अगर समुद्री मार्ग से भेजना चाहे, चाहे अरब सागर से भेजना चाहे, चाहे कैस्पियन सागर से भेजना चाहे, वहां सब जगह पर
दबदबा या तो यूएस नेवी का है या सीआईए का है या मोसाद का है। अभी हमने देखा कैस्पियन सी में तो एक वारदात हो ही गई, जिसमें शायद अमेरिका के बहकावे में आकर कीव से एक मिसाइल लॉन्च हो गया और कैस्पियन सागर में आकर एक ईरानी शिप पर गिरा। हाँ, मैं बहकावे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब यूक्रेन ने पॉलिटिकली, ये डिप्लोमेटिकली उनके एम्बेसडर ने बयान दिया है कि उनका कोई इरादा नहीं था कैस्पियन सागर में ईरानी शिप पर हमला करने का, वो एक गलती थी। तो रूस उस तरह से हमले नहीं, मदद नहीं दे पा रहा है। तो हम कहते हैं ना कि लीदल वेपन्स, नॉन लीदल वेपन्स, या काइनेटिक वेपन्स या नॉन काइनेटिक वेपन्स, अभी जितनी मदद आ रही है वो नॉन लीदल मदद आ रही है रशिया से ईरान को, नॉन काइनेटिक मदद आ रही है रशिया से ईरान को। और जैसे कि जनरल कोचर ने बताया, क्योंकि मेरे को अब मेरे दिन याद आ गए। देखिए क्या होता है, आपको पीस टाइम में दुश्मन के बारे में बहुत कुछ पता होता है। मैंने क्योंकि खुद ही पायलट के साथ फोटो इंटरप्रेटर भी था, तो पीस टाइम में आपके पास टारगेट फोल्डर होते हैं। अब ठीक है, सामने आपके टारगेट फोल्डर है सकर एयरबेस। आपको पीस टाइम में मालूम है कि सकर एयरबेस में बेस कमांडर का घर यहां पर है, पूरा मार्क होता है। आपको मालूम है कि सकर एयरबेस में बेस कमांडर का ऑफिस यहां पर है। आपको ये भी मालूम है कि वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग ये है, और ये जो एयरक्राफ्ट उनकी सो एंड सो फाइटर स्क्वाड यहाँ पर पोजीशन है, फाइटर स्क्वाड का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। ये उसके कमांडिंग ऑफिसर, ये उसका एसटीओ, वो उसका R&S रिपेयर एंड सर्विसिंग का जो वर्कशॉप है वो है। सब पीस टाइम में होता है पता। युद्ध चालू होते ही पता क्या नहीं होता। मैं अभी इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, जनरल कोचर बोल रहे थे। युद्ध चालू होता है, आपको पता नहीं होता कि वो बेस कमांडर के अपने ऑफिस में बैठा है या किसी ऑल्टरनेट लोकेशन से ऑपरेट कर रहा है। यह होता है। कोई भी कमांडर एयरफोर्स का या आर्मी का युद्ध चालू होते ही अपने ऑफिस से काम नहीं करता। वो 1.5 किलोमीटर उधर, 2 किलोमीटर उधर ऑल्टरनेट साइट होते हैं, 2-3, वो बदलते रहते हैं। इस तरह से उसके हवाई जहाज कहां खड़े हैं इस टाइम में हमें मालूम है। टारमेक पे उनके पास अगर F-16 हैं, आज की तारीख में वो 8 F-16 उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो शांति काल में वो F-16 टारमेक पे खड़े। टारमेक में दर्शकों को बता दूं, हम सब ज्यादातर ये हवा से ट्रेवल कर चुके हैं, जहां पे जैसे आप किसी भी सिविल एयरोड्रोम में जाइए तो आपको बहुत बड़ा एक आधा किलोमीटर लंबा चौड़ा एक कंक्रीट का प्लिंथ मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे बोइंग खड़ा है, एयरबस खड़ा है। एयरफोर्स की भाषा में हम उसे टारमेक कहते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध चालू होता है, या युद्ध चालू होने के थोड़ी देर पहले ही ईरान भी करता है, और अमेरिकन बेसेस जो गल्फ कंट्री में हैं उनके कमांडर भी करते हैं, कि उन जहाजों को टारमेक में नहीं रखते हैं। अब वो चले जाते हैं बलास्ट पेन में। बलास्ट पेन क्या है? कंक्रीट और स्टील के शेल्टर्स होते हैं। 4 इधर एयरफील्ड के 3 किलोमीटर उधर, 4 बलास्ट पेन उधर, 4 किलोमीटर उधर कंक्रीट के बलास्ट पेन, वहां छुपा दिए जाते हैं हवाई जहाज। कुछ बलास्ट पेन में हवाई जहाज रखे जाते हैं, कुछ बलास्ट पेन खाली होते हैं। फिर एक और चीज मैं बताता हूं, अब दुनिया की सभी एयरफोर्स करती है, कोई सीक्रेट नहीं है, कि डमी जहाज होते हैं। आप जैसे अगर हमने कहीं पर जगुआर खड़े किए हैं, सैटेलाइट से अगर उनको अमेरिकन को दिख जाते हैं कि 12 जगुआर इंडियन एयरफोर्स के खड़े हैं, आप यकीन मानिए वो 12 में से 6 तो डमी होते हैं। वो महज प्लाईवुड एल्युमिनियम के बने होते हैं, और उनको लगा दिया जाता है ताकि दुश्मन अगर ऊपर से रिकनेसेंस करेगा, MQ-9 ड्रोन आ जाते हैं या सैटेलाइट, तो उसे लगेगा ये जगुआर जो है फलाना ब्लास्ट पेन नंबर 16 में खड़ा हुआ है। तो इंटेलिजेंस हर 1 घंटे में चेंज होती है। वो जहाज कहां पर है हर 1 घंटे में चेंज हो रही है। ये इंटेलिजेंस जो है लेटेस्ट, कि पिछले 2 घंटे में क्या चेंज हुआ डिप्लॉयमेंट में, ये इंटेलिजेंस रशियन लोग और चाइनीज सैटेलाइट्स की इंटेलिजेंस ईरान को दी जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.